नमस्कार दोस्तों, आज का कल का टॉपिक है कोशिका। कोशिका का नया नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम। पादप व जंतु कोशिका में अंतर। पादप व जंतु कोशिका में अंतर से बनने वाले क्वेश्चन ध्यान रखिए। पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ध्यान रखिए, पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। दूसरा ध्यान रखिए, प्लांटों के अंदर, पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण के लिए वर्णक पाया जाता है यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। फिर बात करें मित्रों क्लोरोफिल वाले ऐसे जंतु का जो अपवाद है, मैंने आपको जब उस दिन भी बताया था, हरित लवक या क्लोरोफिल पाया जाने वाला जीव, क्लोरोफिल पाए जाने वाला जीव क्या बात है, नाम में आएगा युग्लिनो। क्या नाम है? युग्लिना। इसी प्रकार बात करें हम पादप कोशिका यानी सिंघाड़े की जड़ों में, सिंघाड़े की जड़ों में क्लोरोफिल पाया जाता है। यह अपवाद है मित्रों, सिंघाड़े की जड़ों में भी क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ये दो प्रश्न आपको याद रखने। ये अपवाद है। ध्यान रखें, जंतुओं में रिक्तिकाएं क्या होती है? अनुपस्थित या छोटी होती है, जबकि पादपों में रिक्तिका क्या होती है? बड़ी होती है। इसी के कारण केंद्रक कहाँ होता है? पादप कोशिका में केंद्रक परिधि पर होता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक केंद्र में होता है। जंतु कोशिका में केंद्रक कहाँ होगा मित्रों? केंद्रक केंद्र में होगा, जबकि पादप कोशिका में केंद्रक कहाँ पाया जाता है? परिधि पर पाया जाता है। फिर बात करें तारककाय का। पादप कोशिका में तारककाय अनुपस्थित होता है। इसका कल अपने टॉपिक पढ़ा था मित्रों, सेंट्रोसोम तारककाय। ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में पाया जाता है। गोल्जिकाय कम विकसित होती है पादपों में, जबकि जंतु कोशिका में अधिक विकसित होती है। बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पादपों की कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ जो संचित होता है किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मित्रों, एबीएम, अति भयंकर मोस्ट। पादप कोशिका में भोज्य कण किस रूप में संचित रहते हैं? ऊर्जा को स्टार्च के रूप में, जबकि जंतुओं में किस रूप में रहते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। जंतु कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में, जबकि पादप में रहेगा स्टार्च के रूप में। यह देखिए मित्रों, अब बात कर रहे हैं हम सेल डिवीजन की, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, पादप और जंतु कोशिकाएं मूल संरचना समान होते हैं, लेकिन संरचनात्मक लक्षण है जिनमें अंतर पाया जाता है। इनकी अवस्थाओं में ध्यान रखिए, कोशिकाओं में डिवीजन जो होता है, विभाजन। कोशिकाओं में यदि विभाजन नहीं होता तो नई जनरेशन का निर्माण नहीं होता, नए प्लांटों का, नए जीव जंतु का निर्माण नहीं होता। यदि कोशिका में विभाजन नहीं होता तो हम भी नहीं होते और तुम भी नहीं होते। इसलिए कोशिका विभाजन में अति आवश्यक भाग है इसका। पहले देखिए वृद्धि काल, मोस्ट इंपोर्टेंट वृद्धि काल, इसे कहते हैं जीवन, ग्रोथ फर्स्ट की बात करें तो ध्यान रखिए, कोशिका विभाजन में जो चक्र होता है पूर्ण करने में 30 से 40% का समय लगता है। कोशिका वृद्धि करती है और डीएनए का संश्लेषण होने के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण होने लग जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए, कोशिका विभाजन के प्रथम वृद्धि काल में किसका निर्माण होता है? प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है। संश्लेषित काल, इसे अवस्था को एस अवस्था कहते हैं। ध्यान रखें मित्रों, संश्लेषित काल को क्या कहते हैं? एस अवस्था। इस अवस्था में कोशिका चक्र पूर्ण होने में 20 से 30% का समय लगता है और यहाँ पर डीएनए का संश्लेषण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिट सेकंड लेवल के अंदर आया हुआ प्रश्न, डीएनए का संश्लेषण कोशिका विभाजन की किस प्रवस्था में होता है? तो आंसर आएगा एस प्रवस्था में। किसमें मित्रों? एस प्रवस्था में। एस प्रवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। फिर वृद्धि काल आता है जिसे कहते हैं जी सेकेंड। क्या कहते हैं मित्रों? जी सेकेंड। इस प्रवस्था में कोशिका चक्र में पूर्ण होने में 10 से 20% का समय लगता है। इस प्रवस्था के लिए प्रोटीन संश्लेषण आवश्यक होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाला क्वेश्चन इसमें है संश्लेषित काल। इस काल में क्या होता है मित्रों? डीएनए का संश्लेषण होता है। क्या होता है मित्रों? डीएनए का संश्लेषण होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए अंतरावस्था, इंटरफेज की बात करी जाए, अंतरावस्था कोशिका विभाजन की इंटरफेज अवस्था को कितने चरणों में बांटा गया? 3 चरणों में। 3 चरणों के क्रम आ जाए तो ध्यान रखें मित्रों, G1 प्लस एस, फिर आएगा G2। ध्यान रखिए, प्रश्न भी आ चुका है, इनकी प्रवस्था का क्रम यही रहेगा, G1
एस और जी सेकंड। फिर हम बात कर रहे हैं विभाजन प्रवस्था, इंटरफेज के बाद आएगी विभाजन प्रवस्था। मेटाफेज की बात करें, एम फेज की अवस्था, विभाजन प्रवस्था, इसके लिए कोशिका चक्र पूर्ण होने में 5 से 10% का समय लगता है। इस अवस्था में कोशिका के केंद्रक विभाजन से 2 केंद्रक बनते हैं। कोशिका के अंदर केंद्रक का क्या होगा मित्रों, विभाजन होगा, जिससे क्या बनेंगे 2 केंद्रक, और बाद में क्या विभाजित हो जाता है, कोशिका द्रव। कहने का मतलब है कोशिका के अंदर पहले केंद्रक का डिवीजन होगा। किसका विभाजन होगा मित्रों, केंद्रक का, और केंद्रक 2 भागों में टूट जाता है, और इससे फिर बाद में क्या होता है, कोशिका विभाजन होने लग जाता है, और इससे क्या बन जाती है, 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों, 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अब बात कर रहे हैं मित्रों आगे कोशिका चक्र की। कोशिका विभाजन की प्रक्रियाओं के बारे में बात करें, जनक के विभाजन के बारे में, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है, और इसके विभाजन को की विभिन्न अवस्थाओं को कोशिका चक्र या सेल साइकिल कहते हैं। इसे इंटरफेज की अवस्था में, जो हमने अभी हाल पढ़ा, 3 अवस्थाएं बताई गई। कौन कौन सी अवस्था बताई गई, सामान्य इंटरफेज को 3 भागों में बांटा गया, G1 में, फिर एस में, और फिर जी सेकंड में, और दूसरी अवस्था को दी विभाजन अवस्था। फिर बात करें कोशिका विभाजन, देखिए नई कोशिका का निर्माण सदैव पूर्ववर्ती यानी पुरानी कोशिका से होता है। कोशिका सिद्धांत कहता है कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है, जिसे पूर्ववर्ती कोशिकाओं को मातृ कोशिका या मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, मदर सेल। ये जनक कोशिका भी कहलाती है। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीवों में जीवन का प्रारंभ एक कोशिकीय निषेचित अंड युग्मनज द्वारा होता है। ये प्रश्न आ चुका है आपका कि एक कोशिकीय निषेचित अंड युग्मनज, जिसे जायगोट कहते हैं, ये किस प्रकार का होता है, तो ये एक कोशिकीय निषेचित अंड युग्मनज जायगोट होता है। इस कोशिका के विभाजन और विभेदन से भ्रूण का निर्माण होता है। बार बार इसमें विभाजन होंगे, जिससे क्या हुआ, भ्रूण विकसित हो जाएगा और वो मात्र कोशिका से पृथक हो जाता है। अब इस कोशिका विभाजन की बात करें मित्रों, कोशिका विभाजन के अंदर बात करें कोशिका विभाजन के प्रकार के विभाजन के दौरान पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। क्रोमोसोम्स के डिवीजन के आधार पर, गुणसूत्रों के विभाजन के आधार पर कोशिका विभाजन 2 प्रकार से होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। फिर बात करें हम समसूत्री विभाजन, माइटोसिस, किसकी बात करें हम, माइटोसिस की, किसकी, माइटोसिस की बात करें, माइटोसिस समसूत्री विभाजन। इस सूत्री कोशिकाओं विभाजन से जनन कोशिकाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की कायिक कोशिकाओं में होता है। ध्यान रखिए, जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता, केवल ये कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। पहला तो याद रखिए, जनन कोशिका में नहीं पाया जाता, केवल कायिक कोशिका में ही पाया जाता है। फिर बात करें मित्रों हम पादप कोशिका में, इस प्रकार के विभाजन सामान्य विभेदक तक कोशिका में होता है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से एक जनक कोशिका और 2 संतति कोशिकाओं का में विभाजित हो जाती है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है, इसलिए इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। सीधा सीधा याद रखिए, यदि बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के समान होती है, तो उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, समसूत्री। ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है, उसे क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन। अब मित्रों समसूत्री विभाजन के अंदर देखिए इंटरफेज, फिर बात आएगी केंद्रक विभाजन, फिर कोशिका द्रव विभाजन। अब बात कर रहे हैं हम अंतरावस्था यानी इंटरफेज की। ये 2 क्रम विभाजन के मध्य की अवधि है, जब कोशिका स्वयं को विभाजन के लिए तैयार करती है। इस अवधि में कोशिका द्रव और केंद्रक यानी प्रारंभ की अवस्था है, विभाजन प्रारंभ होता है, उसी समय की अवस्थाएं हैं जिसके अंदर क्या होगा, कोशिका द्रव और केंद्रक दोनों में सक्रिय उपापचय हो जाता है। ये कोशिका विभाजन के लिए जो सामान्य अवस्था तैयार की जाती है, जिस प्रकार किसी भी प्रोग्राम के लिए
खाद्य सामग्री इकट्ठा की जाती है और कार्यक्रम से पहले नियोजित किया जाता है किस प्रकार कार्यक्रम होगा। उसी प्रकार कोशिका विभाजन होने से पहले की पूर्व अवस्था है ये। तो उस समय इनमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रियाएं होती है, जिसमें आवश्यक पदार्थों का क्या होता है मित्रों, संश्लेषण और संग्रह होता है, जो किस समय काम आता है, डिवीजन के समय, कोशिका विभाजन के समय काम आता है। फिर बात करें हम केंद्रक विभाजन की, तो इस अवस्था में केंद्रक दो पुत्री केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। एक केंद्रक दो पुत्री केंद्रकों में विभाजित हो जाता है और इस प्रकार ये प्रवस्थाएं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के रूप में चलती है। ध्यान रखें मित्रों, ये प्रवस्थाओं का क्रम बदलता नहीं है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये अवस्थाएं निश्चित क्रम में चलती है। आपसे पूछ ले समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन में होने वाली प्रवस्थाओं का क्रम क्या होगा, तो ध्यान रखें मित्रों, प्रवस्थाओं का, समसूत्री विभाजन की प्रवस्थाओं का, समसूत्री विभाजन की प्रवस्था कौन सी है मित्रों, प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये क्रम निश्चित है। ये क्रम प्रोफेज के बाद मेटाफेज आएगा, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज आएगा। यहाँ ध्यान रखें, क्रम बदलता नहीं है, क्रम का एक विकास इसी प्रकार चलता है। पाकिस्तान मैच आफ्टर टुमारो, तो क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये अवस्थाएं क्या होगी, ये अवस्थाएं बदलती नहीं है। प्रोफेज अवस्था, केंद्रक में गुणसूत्रों पदार्थों का संघनन होता है, गुणसूत्र पतले धागे नुमा दिखाई देते हैं। फिर बात करें पूर्वावस्था के अंतिम चरण में अर्ध गुणसूत्र। अर्ध गुणसूत्र देखो ये दिख रहे हैं मित्रों, इस प्रकार की संरचना अर्ध गुणसूत्र कहलाती है। ये अर्ध गुणसूत्र क्या कहलाता है, क्रोमेटिड। ध्यान रखें मित्रों, आपसे पूछ लिया जाए एक गुणसूत्र एक बिंदु से जुड़े होते हैं, दो अर्ध गुणसूत्रों को जोड़ने वाला बिंदु क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर कहलाता है। और ये अर्ध गुणसूत्र क्या कहलाते हैं, क्रोमेटिड। क्या कहलाते हैं मित्रों, क्रोमोटिड। क्या कहलाते हैं, क्रोमोटिड। ध्यान रखें, दो अर्ध गुणसूत्र क्या कहलाते हैं, क्रोमोटिड कहलाते हैं। जिस बिंदु से गुणसूत्र जुड़ता है उसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, गुणसूत्र बिंदु, इसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। ध्यान रखिए मित्रों, गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर परस्पर जुड़े होते हैं। तो ध्यान रखिए, दो अर्ध गुणसूत्र किस बिंदु से जुड़े होते हैं, तो आंसर आएगा सेंट्रोमियर। फिर बात करें केंद्रक और केंद्रिका झिल्ली, अंतिम चरण में धीरे धीरे अस्पष्ट होने लग जाती है और अंत में लुप्त हो जाती है। अंत में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। जंतु कोशिकाओं में तारक का विभाजित होकर तो पुत्री के तारक केंद्रकों में बदल जाता है और ये कहाँ चल जाएंगे मित्रों, ध्रुवों पर चल जाते हैं। कहाँ चल जाते हैं, ध्रुवों पर। देखो जिस तरह आपने देख रहे हैं, दोनों गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से दोनों गुणसूत्र अलग अलग हो जाएंगे, ये ध्रुवों पर चले जाते हैं इस प्रकार से गुणसूत्र, या यहाँ पर ध्रुवों पर चले गए इस तरह, और यहाँ के गुणसूत्र भी इस प्रकार आगे मित्रों, और ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे अंतरावस्था में। और एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। दोनों गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं और दोनों गुणसूत्र अलग अलग होने से क्या बन जाएगा मित्रों, इस तरह अलग अलग हो जाएंगे, एक ही गुणसूत्र है, और इस प्रकार दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अब बात कर रहे हैं मध्य अवस्था, मेटाफेज। मेटाफेज में तर्कु रेशों का निर्माण होता है, तंतुओं का निर्माण हो जाएगा। तारक केंद्रों के मध्य किरणें तर्कु निकल जाएंगे, तंतु बनने लग जाते हैं और गुणसूत्र केंद्र की ओर, परिधि की ओर चले जाते हैं। यानी गुणसूत्रों का विकास धीरे धीरे होने लग जाता है और गुणसूत्र कहाँ चल जाएंगे, परिधि की ओर विकसित हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, देखिए आप सबसे पहले इसमें बताया बोला था संकीर्ण। सबसे पहले कोशिका के बाहरी तरफ से ये संकीर्ण होने लग जाती है, यानी कोशिका दिखती है। यहाँ से देखिए आप, ये झिल्ली धीरे धीरे दबने लग जाती है, संकीर्ण बढ़ने लग जाता है। संकीर्ण बढ़कर धीरे धीरे एक पटलिका का निर्माण हो जाता है।
और ये पटलिका बढ़कर दो पुत्री कोशिका में किस प्रकार कोशिका द्रव दो भागों में डिवाइड हो जाता है और यहां से केंद्रक भी दो भागों में टूट जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? विदलन कहलाती है। क्या कहलाती है? विदलन। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे आगे कि कोशिका प्लेट का बनना। ठीक, अब इसी प्रकार सेम कंडीशन में यहाँ पर मध्य पटलिका का निर्माण हो जाता है। ये गुणसूत्र दो भागों में टूट जाते हैं, अलग अलग भागों में पहुंच जाते हैं, ध्रुवों की ओर। कहा चल जाते हैं? ध्रुवों की ओर। ध्रुवों की ओर चल जाते हैं और मध्य में एक पटलिका का निर्माण होने लग जाता है। ये पटलिका धीरे धीरे विभाजित हो जाती है और विभाजन के कारण नव कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों? नई कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो सेंट्रोमियर के मध्य में से भुजाएं ध्रुवों की ओर विन्यासित हो जाती है और जिससे मध्य पटलिका का निर्माण हो जाता है। बात करें हम पश्चावस्था, एनाफेज। एनाफेज अवस्था में क्या होता है? गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर का विभाजन होता है जिससे एक गुणसूत्र में दोनों क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं। अभी बात करी हमने, एक गुणसूत्र के दो भाग होते हैं जो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? अर्ध गुणसूत्र। क्या कहते हैं? अर्ध गुणसूत्र। अर्ध गुणसूत्र अलग हो जाते हैं जिससे वे पुत्री गुणसूत्र, अब इन्हें जो अलग हुए गुणसूत्रों क्या कहते हैं? पुत्री गुणसूत्र। पुत्री गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होकर विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं और इनके विपरीत ध्रुवों में जाने से इनके तर्कु तंतु संकुचित हो जाते हैं और ये नियंत्रित हो जाते हैं, जिससे किस अवस्था में चल जाते हैं? पश्चावस्था अभिगमन हो जाता है। यहां से ध्रुवों की ओर विन्यासित हो जाते हैं। पुत्री गुणसूत्रों में भुजाओं के साथ ध्रुवों की ओर चल जाते, सम्मुख हो जाते हैं। ये सामान्य अवस्था मानी जाती है। अब ध्यान ये पश्चावस्था, इसके बाद अंतिम अवस्था के टीलोफेज, इसे अंत्य अवस्था भी कहते हैं। पुत्री गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और अकुंडलित हो जाते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे, पुत्री गुणसूत्रों में दोनों में गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंचकर किस प्रकार की संरचना बनाते हैं? अकुंडलित संरचना बनाते हैं। प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्र एक समूह का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं? समूह का निर्माण कर लेते हैं। मित्रों यहां से आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, समसूत्री विभाजन का महत्व। यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। ध्यान रखिए, समसूत्री विभाजन का महत्व बताइए। शरीर की वृद्धि और अंगों के निर्माण के लिए आपसे पूछा जा सकता है। घाव लगने से भरने के लिए, चोट लगने पर घाव भर जाता है, नए शारीरिक अंगों का विकास हो जाता है, तो किस विभाजन की सहायता से होता है? तो आंसर आएगा समसूत्री विभाजन। नई त्वचा का निर्माण होना, पुरानी त्वचा का हटना, चोट लग जाने, घाव लग जाने पर घाव का पूरा भर जाना, ये किस पर होगा निर्धारित? समसूत्री विभाजन पर। क्या आएगा आंसर इसका? समसूत्री विभाजन। तो ध्यान रखिए मित्रों, यहां से आपको प्रश्न बन सकता है। दूसरा, पादप कोशिका में मध्य पटलिका का निर्माण होता है जो सेलुलोज का निर्माण करती है, जिससे क्या बनती है? कोशिका भित्ति बनती है। यह बात कर रहे हैं हम मियोसिस। मियोसिस का अर्थ होता है अर्धसूत्री विभाजन। अभी तक हमने आपसे पढ़ा था समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का अर्थ क्या था मित्रों? जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या के समान होती है, ऐसा विभाजन क्या कहलाता है? समसूत्री विभाजन कहलाता है। समसूत्री विभाजन के अंदर क्या विशेषता है? यह विभाजन सामान्य कायिक कोशिका में होता है, जनन कोशिकाओं में नहीं होता। ये शारीरिक वृद्धि करने के लिए, शारीरिक अंगों की मरम्मत करने के लिए, घाव भरने के लिए, त्वचा के कट जाने पर नई त्वचा का निर्माण करने में समसूत्री विभाजन सहायक है। आप देखिए मित्रों, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन के समय द्विगुणित जनन कोशिकाओं में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिए, लैंगिक जनन के समय द्विगुणित जनन कोशिकाओं में होता है। कौन सी कोशिका में? जनन कोशिका में। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। कौन कौन सी मित्रों? कायिक सेल, कायिक कोशिका, और दूसरा कौन सा आता है? जनन कोशिका। कायिक कोशिका और जनन कोशिका।
अर्धसूत्री विभाजन चरणों की बात करें हम, यहाँ पर ध्यान रखें मित्रों, गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है। बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र गुणसूत्रों की संख्या की आधी रह जाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा मित्रों, अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं इसे, अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या क्या होती जाती है, आधी हो जाती है, गुणसूत्रों की आधी हो जाती है, इसलिए इसे कहते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन सामान्यतः दो चरणों में होता है, दो चरणों में दो भागों में विभक्त किया गया है इसे। कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्विगुणित जनन कोशिकाओं में जनक कोशिकाओं से 4 अगुणित संतति कोशिकाएं बनती है। अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में पूर्ण होता है, ध्यान रखें, एक तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। अर्धसूत्री विभाजन को दो चरणों में पूर्ण किया जाता है। दूसरा याद रखना है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तीसरा याद रखना है, गुणसूत्र या अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। ये 3 प्रश्न आपको याद रखने हैं मित्रों यहाँ से। फिर बात करें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के अंदर भी ध्यान रखिए, ये न्यूनकारी विभाजन कहलाता है। पहले है मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, न्यूनकारी विभाजन, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या में कमी या उसका आधा हो जाना क्या कहलाता है, न्यूनकारी विभाजन कहलाता है। आपसे प्रश्न पूछ ले, न्यूनकारी विभाजन किसमें होता है, न्यूनकारी विभाजन अर्धसूत्री विभाजन का ही भाग है। पूर्वावस्था प्रोफेज फर्स्ट, इसमें भी सेम प्रोसेसिंग आएगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट है, फिर मेटाफेज फर्स्ट है, एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट। तो बात कर रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट की, इसकी मित्रों प्रोफेज फर्स्ट की। समसूत्री विभाजन की पूर्व अवस्था की तुलना में सबसे लंबी अवधि की होती है। ध्यान रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न, लंबी अवधि की अवस्था क्या कहलाती है, प्रोफेज फर्स्ट कहलाती है। लंबी अवधि की अवस्था कौन सी होती है, प्रोफेज फर्स्ट। फिर ध्यान रखिए, इसमें मित्रों गुणसूत्र सघन होने लग जाता है, कारक काय का विभाजन होता है, केंद्रक झिल्ली लुप्त होने लग जाती है। यहाँ पर अतिरिक्त समान जीन समजात गुणसूत्र क्रोमेटिड आपस में कुंडलित हो जाए। समान जीन देखिए मित्रों, क्वेश्चन प्रश्न, समान जीन समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड आपस में कुंडलित हो जाते हैं। इस प्रकार के दो गुणसूत्र, एक ये गुणसूत्र है, दूसरा गुणसूत्र ये है, आपस में कुंडलित होने लग जाते हैं। ये क्रोमेटिड भाग आपस में आदान प्रदान होते हैं, ये घटना जीन विनिमय, क्रॉस ओवरिंग क्या कहलाती है मित्रों, क्रॉस ओवरिंग यानी जीन विनिमय क्या कहलाती है, जीन विनिमय। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, किस प्रवस्था में जीन विनिमय संरचना देखी जाती है, तो प्रोफेज फर्स्ट में। कौन सी मित्रों, प्रोफेज फर्स्ट में जीन विनिमय संरचना देखी जा सकती है। गुणसूत्रों में समजात गुणसूत्र, जीन जो एक दूसरे के पास आ जाते हैं और ये आदान प्रदान करते हैं, इस अवस्था में क्रोमेटिड भाग आपस में जुड़ जाते हैं। ये अवस्था क्रॉस ओवरिंग यानी जीन विनिमय कहलाती है, क्रॉस जीन विनिमय कहलाती है। जीन विनिमय की घटना फलस्वरूप क्रोमेटिड्स जीनों के नए समूह बन जाते हैं। पूर्वावस्था फर्स्ट में समजात गुणसूत्रों में होने वाली जीन विनिमय के कारण अगली पीढ़ी में लक्षणों का विभिन्नताएं आ जाती। यहां से प्रश्न ध्यान रखें मित्रों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, नई पीढ़ी में बनने वाले लक्षण, नई पीढ़ी में नए लक्षणों का विकास या नए गुणों का विकास किस प्रवस्था में होता है, तो आंसर क्या आएगा, प्रोफेज फर्स्ट में। कारण क्या है इसका, क्रॉस ओवरिंग। आपसे पूछ ले जीन विनिमय से क्या घटना घटती है, तो क्या है, अगली पीढ़ी में यानी F2 पीढ़ी में नए लक्षणों का या अलग लक्षणों का विकास हो जाता है। यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों। दूसरे बात करें हमने मेटाफेज फर्स्ट की, इसकी मेटाफेज फर्स्ट की, तो मेटाफेज अवस्था में ध्रुव तर्कुतंतु बन जाते हैं, यानी तर्कुतंतु से तात्पर्य यहाँ पर जो गुणसूत्र जाएंगे मित्रों, इस प्रकार के गुणसूत्र इधर और इधर तंतुओं का निर्माण कर लेते हैं, इस प्रकार तंतुओं का निर्माण कर लेते हैं और यहाँ पर एक समूह जमा लेते हैं। इस अवस्था में दो गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमेर ध्रुव की ओर
और भुजा मध्य पटलिका की ओर बन जाती है। ये भुजा है इसकी, ये मध्य पटलिका की ओर होगी यहाँ पर, और जो केंद्रक ये भाग होगा सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर कहाँ होगा, ध्रुव की ओर। ये कहाँ होगा, ध्रुव। और ये जो दो अर्ध गुणसूत्र है मित्रों, ये कहाँ रहेंगे, मध्य में। कहाँ रहेंगे, मध्य भाग में। तो ये अवस्था किसमें पाई जाती है, मेटाफेज अवस्था में। किसमें पाई जाती है, मेटाफेज में। तो अर्ध गुणसूत्र का जो मध्य भाग है, यानी गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर तो कहाँ चल जाएगा, ध्रुवों की ओर। इस तरह संरचना बना लेगा। देखो मित्रों, ये इस तरह की संरचना बना लेगा। तो यहां पर भी गुणसूत्र इस तरह की संरचना बना लेगा, और यहां पर ये मध्य पटलिका में एकत्रित हो जाते हैं। भुजाएं कहाँ आ जाती है, मध्य पटलिका में। यह अवस्था कौन सी कहलाएगी, मेटाफेज प्रथम कहलाती। यहां पर देखिए एनाफेज फर्स्ट। यहां पर आने वाली एक क्वेश्चन तो मेटाफेज में से आपको ये याद रखना, भुजा में मध्य पटलिका में विन्यासित होता है। दूसरा आपको याद रखना है पश्चावस्था। इस अवस्था में समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था के समान सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता। एक लाइन आपको ये याद रखनी है। और प्रत्येक ध्रुवों पर गुणसूत्र चले जाते हैं, जाकर वो ध्रुवों की ओर क्या बना लेते हैं, एक समूह का निर्माण कर लेते हैं। ध्रुवों की तरफ चले जाएंगे, दोनों ध्रुवों पर जाएंगे, और दोनों पे ध्रुवों पर जाकर क्या बना लेंगे, यहाँ पर समूह का निर्माण कर लेते हैं। क्या कहा, इस तरह समूह का निर्माण कर लेते हैं। ध्रुवों पर जाकर गुणसूत्र क्या बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। अंतावस्था टीलोफेज। इस अवस्था में गुणसूत्र अकुंडलित होकर क्रोमेटिन जाल में बदल जाते हैं। जो ध्रुवों पर गए थे, अभी गुणसूत्र जो ध्रुवों पर गए थे मित्रों, अब क्या बना लेंगे, जाल का निर्माण कर लेंगे। यहाँ पर भी जाल बन जाएगा, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, जाल बन जाएगा। तो दोनों ध्रुवों पर क्या बन जाएंगे, जाल का निर्माण हो जाता है। क्रोमेटिन जाल के चारों ओर केंद्रक झिल्ली और केंद्रिक बन जाने के कारण ध्रुवों पर एक एक अगुणित केंद्रक बन जाते हैं। दोनों तरफ एक एक केंद्रक बन जाएगा, उसके चारों तरफ झिल्ली का निर्माण होने लग जाएगा, और कोशिका द्रव का विभाजन समसूत्री विभाजन के समान होने लग जाता है। और फिर बाद में जैसे केंद्रक अलग अलग चले गए, डिवाइड हो गए, तब कैसा कोशिका द्रव विभाजन का यानी साइटोप्लाज्म का विभाजन होने लग जाएगा। और साइटोप्लाज्म का विभाजन हुआ, और प्रत्येक द्विगुणित कोशिका में दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। एक से क्या बन जाती है, अब दो कोशिकाएं बन जाती है। अभी तक पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के अंदर पढ़ा। पांच जो अवस्था थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तीनों अवस्थाएं पढ़ी, अपने चारों अवस्थाएं पढ़ी। अब पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस सेकंड के अंदर भी क्या होता है, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, समसूत्री विभाजन के समान। मियोसिस सेकंड जो होता है, समसूत्री विभाजन के समान विभाजन होता है, इसे अर्धसूत्री द्वितीय कहते हैं। इस प्रकार समसूत्री विभाजन में होता था, उसी प्रकार घटना इसमें होगी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कहते हैं। और प्रत्येक जो बनेगी अगुणित कोशिकाएं, कौन सी मित्रों, अगुणित संतति कोशिकाओं से दो संतति कोशिकाएं बन जाती है। एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, और इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन में एक द्विगुणित जनक कोशिका से चार अगुणित संतति बनती है। यहां से भी प्रश्न देखा जा सकता है, एक द्विगुणित जनक कोशिका से, यहां से देखिए मित्रों, एक द्विगुणित जनक कोशिका से दो, एक द्विगुणित जनक कोशिका से चार अगुणित संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। चार संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इस विभाजन को पूर्वावस्था की सबसे लंबी अवधि की नहीं होती। क्या नहीं होती, लंबी अवधि की नहीं मानी जाती। एक तो आपको याद रखना है, द्वितीय में अंदर क्या हुआ, एक द्विगुणित जनक कोशिका से क्या बनी, चार अगुणित संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। दूसरा प्रश्न आपको याद रखना है, अर्धसूत्री विभाजन का महत्व, लैंगिक जनन जीवों में की कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनी रहती है, किसमें, समसूत्री विभाजन में। जबकि बात करें अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था में जीन विनिमय, देखिए आप, जीन विनिमय की घटना से अनुवांशिक गुणों के नए नए संयोग बनते हैं, यानी अनुवांशिक गुणों में विभिन्नता आना, अनुवांशिक गुणों में डेवलपमेंट होना, चेंजेस होना, इसे किस पर आधारित है, अर्धसूत्री विभाजन पर। किस पर आधारित है, अर्धसूत्री विभाजन पर। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, जैव विकास, जैव विकास का आधार किसे माना गया है। प्रश्न देखिए मित्रों, जैव विकास का आधार,
किसका? जैव विकास का आधार। तो ध्यान रखिए, जैव विकास का आधार क्या है मित्रों? जैव विकास का आधार अर्धसूत्री विभाजन को कहते हैं। किसको कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन को जैव विकास का आधार कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए जैव विकास क्या होता है? जैव विकास का आधार, जैव विकास का आधार क्या है मित्रों? जैव विकास का आधार अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और फिर आपसे पूछ लिया जाए जैव विकास की परिभाषा पूछ ली जाए तो सरल जीवों से जटिल जीवों के निर्माण की, सरल जीवों से जटिल जीवों के निर्माण की धीमी प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैव विकास कहलाती है। सरल जीवों से जटिल जीवों के निर्माण की धीमी प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैव विकास कहलाती है। इस प्रकार हमने क्या पढ़ा मित्रों? कोशिका विभाजन, कोशिका डिवीजन पढ़ा। कोशिका डिवीजन की बात करें हम, कोशिका विभाजन क्या पढ़ा मित्रों? कोशिका विभाजन पढ़ा, सेल डिवीजन। इसके अंदर पहले तो हमने पढ़ा अंत्यावस्था यानी प्रारंभिक अवस्था, जो किस प्रकार की होती है? G1, S और G सेकंड में, पहला ध्यान रखिए। दूसरी होगी विभाजन प्रवस्था, फिर पढ़ी हमने विभाजन प्रवस्था। ये कितने भागों में? 2 भागों में बताई, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री, ध्यान रखिए विभाजन प्रवस्था 2 भागों में बांटा गया, समसूत्री और अर्धसूत्री। आपसे पूछ लिया जाए गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी मित्रों? गुणसूत्र समान रहते हैं। इसमें समसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। क्या हो जाती है मित्रों? गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में आपसे पूछ लिया जाए कायिक कोशिका से संबंध रखता है, कायिक कोशिका से, तो कौन सा आएगा आंसर? समसूत्री विभाजन। आपसे पूछ लिया जाए लैंगिक जनन कोशिका से संबंध रखता है, जनन कोशिका से संबंध रखता है, तो आंसर क्या आएगा? अर्धसूत्री विभाजन। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए मित्रों घाव बनना, घाव शरीर के अंगों का निर्माण, घाव बनने में, शरीर के अंगों के निर्माण में चोट लगने पर त्वचा का, नई त्वचा का विकास हो जाना, आ जाना, किस पर डिपेंड करेगा? ये समसूत्री विभाजन पर। आनुवांशिक लक्षणों में विभिन्नताएं, आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी जाना और नए गुणों का विकास होना, सब किस पे डिपेंड होगा? अर्धसूत्री विभाजन पर। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नए गुणों का विकास होता है, नए आनुवांशिक लक्षण आते हैं। क्या आते हैं? नए आनुवांशिक लक्षण आते हैं। अब बात कर रहे हैं, देखो विषाणु के बारे में मित्रों। कोशिकीय जीवाणु, विषाणु, वायरस की बात कर रहे हैं। वायरस की बात हम पहले भी कर चुके हैं और इसे कोशिका की संज्ञा नहीं दी जा सकती। मोस्ट इंपोर्टेंट 4 ऑप्शन आ जाए और आपसे पूछ ले किसे कोशिका की संज्ञा नहीं दी जाती या कौन कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता, तो कोशिका सिद्धांत का पालन कोई नहीं करता, कौन नहीं करता, तो क्या आएगा आंसर? विषाणु। फिर बात करें हम विषाणु की, तो विषाणु किस प्रकार के होते हैं? विषाणु पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। ये दोनों प्रकार के होते हैं। ध्यान रखें ये फिल्टर पथ से भी पृथक नहीं किए सकते क्योंकि अति सूक्ष्म होते हैं। वायरस की संरचना देखो, ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता देखे जाते हैं। 30 नैनोमीटर से लेकर 300 तक होते हैं। वायरस मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखें वायरस के प्रत्येक कण को विरियन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखें वायरस के कण को कहते हैं विरियन कहते हैं। और विरियन के चारों तरफ प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। विरियन के चारों तरफ जो क्या पाया जाता है मित्रों? प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। यह आवरण जो होता है कैस्पिड कहलाता है। क्या कहलाता है? कैस्पिड कहलाता है। यहाँ पर देखो संरचना देखेंगे मित्रों, एक यहाँ पर देखिए इस तरह की संरचना दिखाई दे रही है कैस्पिड की। तो ये संरचना क्या कहलाती है?
कैस्पिड कहलाती है। इस पे किसका खोल बना होता है? प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। और खोल के मध्य में न्यूक्लिक अम्ल क्या पाया जाता है मित्रों? न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए या आरएनए पाया जाता है। तो दो प्रश्न याद करने हैं आपको यहाँ से। एक तो वायरस यानी विषाणु का प्रत्येक कण क्या कहलाता है? विरियन कहलाता है। एक प्रश्न ये याद रखना है मित्रों। दूसरा याद रखना है इसके चारों तरफ, प्रत्येक विरियन के चारों तरफ किसका खोल पाया जाता है? प्रोटीन का खोल पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं मित्रों? कैस्पिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैस्पिड कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कैस्पिड क्या है, तो विषाणु के चारों तरफ पाए जाने वाला खोल, विरियन के चारों तरफ पाए जाने वाला आवरण, प्रोटीन का आवरण क्या कहलाता है? कैस्पिड कहलाता है। प्रोटीन के खोल के अंदर क्या पाया जाता है मित्रों? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। पोषण के आधार पर वायरस को कितने भागों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया। कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एनिमल वायरस, प्राणी वायरस, प्लांट वायरस और बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु भोजी। क्या मित्रों? इसकी बात कर रहे हैं हम वायरस की। वायरस को कितने भागों में बांटा गया है? वायरस को 3 भागों में बांटा गया है। वायरस को कितने भागों में बांटा गया है? वायरस को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। प्लांट की बात करें, जीव जंतु वायरस की बात करें, पादप वायरस की बात करें और जीवाणु भोजी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए, जीवाणु भोजी वायरस। जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी वायरस की बात कर रहे हैं अपन। यहां पर देखिए मित्रों, प्राणी एनिमल वायरस की परजीवी के रूप में होता है। इसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। बहुत कम क्या पाया जाता है इसमें? आरएनए पाया जाता है। अधिकांश क्या पाया जाता है? जंतु वायरस में डीएनए ही पाया जाता है। बहुत कम में क्या होता है? आरएनए पाया जाता है। जैसे चेचक की बात करें, इन्फ्लुएंजा की, पोलियो की बात करें और इन्फ्लुएंजा की बात करें, ये मनुष्य में रोग कारक होते हैं वायरस के कारण। तो वायरस के कारण होने वाले रोग चेचक, पोलियो और इन्फ्लुएंजा। बात करें हम पादप वायरस, प्लांट वायरस, तो ध्यान रखिए इसका अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिए मित्रों, टीएमबी वायरस, टीएमबी तंबाकू मोजेक वायरस, टीएमबी तंबाकू मोजेक वायरस तंबाकू में मोजेक रोग उत्पन्न करता है। इसमें अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है मित्रों? आरएनए होता है। अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए। आपसे पूछ लिया जाए पादपों में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में सहायक होता है, तो पादपों में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कौन होता है? आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरएनए। टीएमबी का नाम ध्यान रखिए, तंबाकू मोजेक वायरस। फिर बात करिए हमने जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी जीवाणुओं पर परजीवी वायरस को, जो जीवाणुओं पर भी परजीवी के रूप में काम करते हैं, वो कहलाते हैं जीवाणु भोजी वायरस। बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं जीवाणु, जीवाणुओं पर परजीवी वायरस। जीवाणुओं के पर जो परजीवी वायरस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। बैक्टीरियोफेज में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है मित्रों? डीएनए पाया जाता है। यानी ऐसे वायरस जीवाणुओं पर, परजीवी वायरस तो जीवाणुओं को भी संक्रमित करते हैं, ऐसे वायरस के बाद जीवाणु भोजी वायरस कहलाते हैं। इसमें अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। आपसे बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट जीवाणु भोजी एरिकिया कोलाई जीवाणु एक परजीवी है और T4 के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है मित्रों? T4। ध्यान रखिए, T4 जीवाणु भोजी एरिकिया कोलाई ये जीवाणु है, ये परजीवी है। ये षष्ठ भुजाकार होता है। एक गिरवा, पोलर और बेलनाकार होती है। ये सिर चक्रीय डीएनए होता है। इससे कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बना। आपको इतना याद रखना है कि जीवाणु भोजी क्या होते हैं। जीवाणुओं पर जो संक्रमित वायरस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जीवाणु भोजी कहलाते हैं। यानी इसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है मित्रों? डीएनए होता है। T4 के नाम से आ जाए पेपर में क्वेश्चन तो एशरिया कोलाई, ये कोलाई जीवाणु एक परजीवी T4 बैक्टीरियोफेज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की संरचना देखो बैक्टीरियोफेज की होती है, षटभुजाकार होती है। यहाँ पर देखिए मित्रों इस प्रकार की कैस्पिड होता है। यहाँ पर डीएनए न्यूक्लिक अम्ल ये एक्सटेंड पाया जाता है मित्रों। जहां पर ये क्या करता है? किसी भी परजीवी के ऊपर इनको जमाता है और यहां से न्यूक्लिक अम्ल उसके अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। ये जीवाणु भोजी का चित्र है।
अब नेक्स्ट टॉपिक है मित्रों पादप उत्तक यानी प्लांट टिश्यू। क्या बात, कौन सा? प्लांट टिश्यू। एनसीईआरटी की बुक क्लास 9 तक चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन। तो ध्यान रखिए, पादप उत्तक, प्लांट टिश्यू, जंतु उत्तक, एनिमल टिश्यू। यानी उत्तक को दो भागों में बांट दिया गया मित्रों। अब बात आई उत्तक टिश्यू की। उत्तक क्या है? तो कोशिकाओं का संगठित समूह, कोशिकाओं का संगठित रूप, कोशिकाओं का संगठित रूप, संगठित रूप जो विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, जो विशेष कार्य करते हैं वे समूह क्या कहलाते हैं? उत्तक कहलाते हैं। वे समूह क्या कहलाते हैं? उत्तक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? उत्तक कहलाते हैं। प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, कोशिकाओं का संगठित रूप या एक कोशिकाओं का विस्तृत रूप, इस तरह प्रकार का रूप जो एक विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। ये विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। विशेष कोशिकाओं का ऐसा समूह जो विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी होता है क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। जैसे बात करिए हमने मित्रों पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक को दो प्रकार है, विभेदक और स्थायी उत्तक। विभेदक और स्थायी उत्तक। पादपों में उत्तक सक्रिय वृद्धि करने वाले क्षेत्र होते हैं। स्टार्टिंग का देखिए, आप चित्र देख के आप पता लगा लोगे। आगे का जो भाग होगा ये शीर्ष विभेदक कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? शीर्ष विभेदक। पार्श्व में पाया जाता है या अंतर्वर्षीय। देखिए आप यहाँ जो साइड में अंतर्वर्षीय विभेदक कहलाता है और इस तरह की लेयर का निर्माण कर रहा है यहाँ पर पार्श्व विभेदक।